हे गाइस, दिस इज़ मी सुम्मी झा एंड वेलकम टू माय चैनल वाई एंड लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 1 जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को किया था एक्सप्लेन। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली जाके उस वीडियो को देखें, सुने और उस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझें। उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इस वीडियो के। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे फ्रंट पे लिखा हुआ है नोटबुक पे। सो आप इसको रीड आउट करिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, वट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। सो पूछा है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट का मूड कैसे था, कैसे चेंज हुआ। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सो आपको प्रिपेयर करना है इसको। सो इसका आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल और फ्लेक्स ऑफ स्नो। द सडन शोअर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। क्या है इस आंसर में? इस आंसर में है कि द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है एक फाइन पार्टिकल्स, किसके? स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंड द सडन शोअर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। यानी कि हल्का सा जो शोर हुआ, अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी, समझी होगी, तो आपको पता होगा कि कौए ने जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का पार्टिकल्स गिराए थे, फ्लिक्स गिराए थे। ठीक है, तो उसको गिरते ही जो है पोएट का मूड सडनली चेंज हो गया। वो सैड था, वो हैप्पी हो गया एंड वो अपने आप में रिफ्रेश फील करने लगा और उसने फिर ये सोचा कि अब वो जो बचे हुए दिन को है वो अच्छे से एंजॉय करेगा। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। सो इसके सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को सभी पार्ट्स याद रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सभी पार्ट्स पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको उठा के एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसीलिए आपको सभी पार्ट्स जो हैं इसके याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम। व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्टली जो हमसे पूछा था, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम, उसने कैसे नेचर को प्रेजेंट किया है इस पोएम में। एंड फर्स्ट पार्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो हमसे पूछ रहा है कि जो बर्ड्स हैं जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं, सो ये क्या हैं, कौन कौन से बर्ड यूज़ किए गए हैं और क्रो को इसमें मेंशन किया गया है। तो जैसे आप क्रो के बारे में, कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में उसकी क्या इमेज बनती है, उसकी क्या छवि बनती है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर है, जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्री विच आर नोन for their beauty and good quality like peacock, parrot, cuckoo, meena and tree full of beautiful flower and fruit etc. But here Frost has taken a totally different approach. He chose a crow which is not often used in poem. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. Thinking of a crow bring very depressing and sorrowful picture to our mind. सो हमसे पूछा गया है, हमने इस आंसर में क्या कहा कि जनरली क्या होता है, जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अपने पोएम में जो है वो बर्ड्स को लेते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं, लाइक पिकॉक, मोर, है ना, मोर बहुत ब्यूटीफुल होता है, या मैना बहुत ब्यूटीफुल होता है, पैरेट, है ना, ये सब बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं, तो इसको लेते हैं। लेकिन वो और साथ में फ्लावर्स भी वो लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पोएट ने क्या लिया है, क्रो को लिया है, यानी कि कौवे को लिया है। सो ये बहुत अजीब बात है कि ब्यूटीफुल चीज़ों को छोड़ के कौवे को लिया गया है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वॉइस बहुत हार्श होती है, अच्छी वॉइस नहीं होती है।
एंड हमसे ये भी पूछा गया कि हमारे माइंड में क्या आता है कौवे को लेके। सो हमारे माइंड में ये आता है कि कौवा जो है वो बैड ओमन है, बुरी चीज़ों की निशानी है, और वो उसको देख के हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमारे मन में सोरफुल पिक्चर आती है, यानी कि अच्छी छवि उसके लिए नहीं आती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। वो क्या पूछ रहा है हमसे, Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? बोला है कि हम अगेन आपसे पूछते हैं कि हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट ने ब्यूटीफुल ट्रीज़ के बारे में क्यों नहीं लिखा। मैपल भी थे, ओक भी था, मतलब ये सब ब्यूटीफुल ट्रीज़ के नेम है, पाइन भी था, इन सबको छोड़ के इसने हेमलॉक ट्री को ही क्यों प्रेफर किया। सो अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर। तो हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस प्लांट है जो कि स्मॉल वाइट फ्लावर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज़ टू यूज़ एन ऑक, मैपल और पाइन ट्री। उसने इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया, इन सब ट्रीज़ का यूज़ नहीं किया। इंस्टेड ही चूज़ द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसने उसके बजाय क्या यूज़ किया, हेमलॉक ट्री को यूज़ किया, और सभी जितने भी ब्यूटीफुल ट्रीज़ थे प्रेजेंट वर्ल्ड में उन सबको छोड़ दिया। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, क्योंकि वो अपना फीलिंग और अपने मूड के बारे में उस पोएम में डिस्कस करने वाला था, इसीलिए उसने अच्छे अच्छे ट्रीज़ को छोड़ के हेमलॉक ट्री को चूज़ किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो that the crow shakes of a hemlock tree stands for? बोला है कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या शो करते हैं, अच्छा या बुरा, जॉय या सोरो। और डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो क्रो ने शेक किया उसके ऊपर, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर, वो क्या है, ठीक है। सो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड। तो क्या बोला है कि क्रो और हेमलॉक ट्री ने क्या प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया, उस में रिप्रेजेंट किया उसने नॉट जॉय, क्या किया, सोरो को रिप्रेजेंट किया, अच्छी चीज़ों को नहीं किया, डिप्रेशन वाली चीज़ों को किया। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। लेकिन जो डस्ट ऑफ स्नो जो कौवे ने गिराया वो बहुत नेचुरल एनर्जी थी, बहुत अच्छा जॉय था, बहुत अच्छी चीज़ थी। द डस्ट ऑफ स्नो डैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट एंड द पोएट इज़ एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। लेकिन जो हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो था, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो, बर्फ़, बहुत सारे थे बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको जो क्रो ने शेक किया, नीचे को गिराया, वो जो चीज़ हुई वो ऐसी चीज़ थी जो बहुत जॉयफुल थी और ऑप्टिमिज्म थी और सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ ले गई। सो इसी के साथ हमारे टेक्सटुअल सभी क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से, ताकि ये आपको हेल्प कर सकें, आपके पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली अगर आपने चैप्टर यानी कि पोएम अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपके लिए टफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम्स हैं तो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट हैपन टू हिम। ये आया है पेपर में, आपको बता रही हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं करवाई हूँ ये प्रीवियस पेपर्स हैं और आए हैं तो इंपॉर्टेंट हैं। सो क्या पूछा है कि वेयर वॉज द पोएट, पोएट कहाँ था, व्हाट हैपन टू हिम और उसके साथ क्या हुआ। द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री एंड देयर वॉज अ स्नो एवरीवेयर, द ट्री वॉज covered with snow, suddenly a crow shook the tree, the dust of snow fell on the poet, it changed his mood। बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ट्री पोएट कहाँ था, एक हेमलॉक ट्री के नीचे था और उसके साथ क्या हुआ, हर जगह क्या था, स्नो था। उसके साथ क्या हुआ, सडनली एक क्रो ने ट्री हिलाया और उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स गिरे और उसका मूड चेंज हो गया, बस ये था, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द पोएट्स मूड, पोएट का मूड कैसा था। व्हाट बॉट अ सडन चेंज इन इट, और क्या चेंज हुआ सडनली। द पोएट वॉज इन अ सैड मूड, ही कंसीडर डैट हिज डे वॉज रन, मतलब उसका दिन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। बट द क्रो शुक द ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फैल ऑन हिम, लेकिन क्रो ने उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिराए उससे उसका मूड जो है वो चेंज हो गया और उसका पूरा दिन जो खराब जाने वाला था वो सोच रहा था वो अच्छा
होगा, उसने बचा लिया, सेव कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। कैसा मूड था, क्या मूड था भाई, बाबा पूछा जा रहा है। द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। क्या मूड दिखाया गया है, पहले वो बेकार मूड था, डिप्रेसिव मूड था, सोरोफुल मूड था, लेकिन द यूज ऑफ बर्ड क्रो विच इज अगली एंड हार्श एंड हेमलॉक ट्री विच इज पॉइजनस प्लांट रिफ्लेक्ट द पोएट्स मूड। तो बार बार वो पोएट के मूड को कौन खराब कर रहा था, क्रो और हेमलॉक ट्री। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द extra questions. What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? तो पोएट क्या सोच रहा था पूरे दिन जब उसका मतलब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरा था, जब उसने किसको देखा था, हेमलॉक ट्री को देखा था, बर्ड्स को देखा था, क्रो को देखा था, उससे पहले यानी कि बेकार दिन बीतने से पहले, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से गिरने से पहले उसका मूड कैसा था। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट दैट हिज डे वॉज डन, ही वॉज इन अ बैड मूड, but then the dust of snow fell on him. It signaled something good and joyful and his mood changed. उसने सोचा, पहले तो सोचा था उसने जब उसके ऊपर नहीं गिरा था डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो के कुछ पार्टिकल्स उसके ऊपर शेक नहीं हुए थे, फ्लेक्स नहीं हुए थे, तो उसने सोचा था आज तो पूरा दिन बेकार जाने वाला है, उसका बहुत बैड मूड था, सैड मूड था, लेकिन और उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन एक फेल होने से, यानी कि वो एक डस्ट ऑफ पार्टिकल के फॉल होने से उसको ऐसा लगा, एक सिंबल, एक सिग्नल आया, बोलते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल, सो वो हमें अलाउ पहले ही परमिट कर देता है कि अब हमारा सिग्नल खुलने वाला है, ये ना लाइटिंग से, वैसे उसने उस सिग्नल ने उसको ऐसा कर दिया कि नहीं अब उसका दिन जो है वो अच्छा जाएगा और उसका मूड जो है वो चेंज हो गया। सो इसी के साथ हमने इस पोएम के यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो के हमने कर लिए क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट वाले भी जो बुक में हमें गिवन थे और वो वाले भी जो एक्स्ट्रा हमारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं इस पोएम में से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और साथ में सुन लीजिए पहले ये बात कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। अब आप पूछेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जैसा कि ये पोएम है ना, इस पोएम में आप देखना 2 पैराग्राफ्स हैं। सो हमारे जो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमें पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आता है, यानी कि हमें पैराग्राफ गिवन दे देता है और हमें 4 क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यूजुअली मैक्सिमम टाइम सेम होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। इसलिए मैं बार बार जब भी पोएम पढ़ाती हूँ या जब भी क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ सो पोएम और पोएट का नेम बताती रहती हूँ। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है पोएम और पोएट का नेम। बाकी और जो क्वेश्चन है वो उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत हैवी मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का आता है और वो आपका मार्क्स ले जाता है। तो हमने इंग्लिश में एक भी मार्क्स नहीं देने हैं, बिल्कुल अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना है। इसीलिए जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पे आएगा, जो कि CBSE एज वेल एज NCERT स्टेट बोर्ड सब में आता है। वो वाले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे, वहाँ से भी ढूंढ के लाएंगे ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प मिले। साथ में MCQs की सीरीज़ आएगी जो कि CBSE पैटर्न में, ICSE पैटर्न में आए जाते हैं 1 मार्क्स के MCQs। हम इस पोएम के 100 MCQs की सीरीज़ लाएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर और इसके आगे वाले पोएम्स जल्दी जल्दी करते हैं शुरू और उसको भी करते हैं फिनिश, देन हम एग्ज़ाम्स की तैयारी और भी अच्छे से करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट नॉलेज वहाँ पे भी गिवन होती है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं मुझे, ठीक है। तो कीप लर्निंग विद वाया लर्निंग क्लासेस।